तो बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे माइक्रोस्कोप के बारे में। मनुष्य की जो आँख होती है सामान्य तौर पर 0.1 mm से छोटी वस्तु देखने में असमर्थ होती है, जबकि हम प्रयोगशाला में कुछ ऐसे जीवों तथा ऊतकों एवं कोशिकाओं की स्लाइडों का अध्ययन करते हैं जिनका आकार इनसे भी छोटा होता है। अतः इन सूक्ष्म संरचनाओं को हम अपनी नेकेड आई या नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं। ऐसी संरचनाओं का जब हम अवलोकन करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो हम माइक्रोस्कोप की हेल्प लेते हैं। यदि हम संरचना और कार्य की बात करते हैं तो कार्य और संरचना में सूक्ष्मदर्शी की तुलना मानव आँख से की जा सकती है, क्योंकि दोनों में लेंस होते हैं तथा दोनों में वस्तु के प्रतिबिंब बनते हैं। लेकिन यदि हम माइक्रोस्कोप की बात करते हैं तो इसकी सहायता से हम किसी सूक्ष्म वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है उसको मैग्नीफाइड या आवर्धित करके प्राप्त करते हैं। यदि हम बात करें इनके खोज की तो सन 1665 में जो रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक हैं, जिनको कोशिका विज्ञान का जनक भी कहते हैं, इन्होंने सबसे पहले एक प्रथम संयुक्त प्रकार का माइक्रोस्कोप बनाया था जिसकी जो आवर्धन क्षमता थी 42x थी। अगर हम बात करते हैं विद्यार्थी जीवन की, तो विद्यार्थी सामान्य तौर से दो प्रकार के सूक्ष्मदर्शियों का उपयोग करते हैं, जिसमें फर्स्ट वन सरल विच्छेदन सूक्ष्मदर्शी या जिसको हम सिंपल डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप या सिंपल माइक्रोस्कोप भी कहते हैं, दूसरा कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो आइए हम समझते हैं, ये है अपने पास सिंपल डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप, जिसका सबसे पहले हम प्रिंसिपल देख लेते हैं। जो सरल विच्छेदन सूक्ष्मदर्शी है, इसमें केवल और केवल ये उत्तल लेंस लगा हुआ है। इसके अंदर आप देखेंगे ये आईपीस है, इसमें केवल उत्तल लेंस लगा हुआ है। अतः उत्तल लेंस के सिद्धांत पर ये माइक्रोस्कोप काम करता है। लेंस की आवर्धन क्षमता के आधार पर सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता सामान्यतः 2.5 से 40 तक होती है। अतः इसके द्वारा किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है 2.5 से 40 गुना बड़ा आवर्धित उल्टा प्रतिबिंब देखा जा सकता है। अब हम इसके स्ट्रक्चर की अगर हम बात कर लें तो ऑब्जर्वेशन के लिए हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका ये जो बेस में है, इसको हम फुट बोलते हैं। ये लोहे का बना हुआ होता है जो पूरे जो इक्विपमेंट है या जो पूरा माइक्रोस्कोप है इसको फिक्स रखता है। इसके साथ ही हम स्टैंड की बात करते हैं तो ये जो इसका फुट है, इससे ये एक रॉड शेप्ड मजबूत एक लोहे की षडनुमा संरचना होती है, इसको हम स्टैंड बोलते हैं। और हम बात करते हैं थर्ड वन रिफ्लेक्टिंग मिरर। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, ये एक रिफ्लेक्टिंग मिरर है जो वृत्ताकार समतल दर्पण का बना होता है। यहीं से जो लाइट होती है यहाँ से परावर्तित होती है और यहाँ पर जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट को रखते हैं स्लाइड की सहायता से तो यहाँ पर लाइट फोकस होती है। फिर हम बात करते हैं स्टेज या मंच। ये कांच का बना हुआ आप ये देख सकते हैं, ये कांच का बना हुआ स्टैंड के ऊपर ये आप देख रहे हैं, ये स्टैंड के ऊपर फिक्स रहता है और जिसके ऊपर ये क्लिप लगी हुई होती है। अब हम बात करते हैं क्लिप, यानी जो स्टेज होती है इनके दोनों कोनों पर ये क्लिप लगी हुई है, जहाँ से हम ये जो स्लाइड है इसको हम यहाँ से फिक्स कर लेते हैं। यानी स्लाइड को दबाने का काम इस क्लिप के द्वारा होता है। अब हम बात करते हैं इसके जो वर्टिकल आर्म है या जिसको हम वर्टिकल लिम्ब भी बोलते हैं। ये यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसको हम वर्टिकल लिम्ब या वर्टिकल आर्म बोलते हैं। ये बेलनाकार होती है और स्टैंड के जस्ट ऊपर ये फिक्स रहती है। अब हम बात करते हैं एडजस्टमेंट स्क्रू या इसको समंजन पेच कहते हैं। आप यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये जो ऊर्ध्वाधर भुजा है इसको चलाने के लिए हम इस पेच का उपयोग करते हैं। जो वस्तु यहाँ पर रखी है या जो स्लाइड रखी है इसको फोकस करने में हेल्प करती है। अब हम बात करते हैं फोल्डेड आर्म, जिसमें ये एक लेंस फिक्स रहता है। ये है फोल्डेड आर्म, जिसको हम जैसे चाहें वैसे मोड़ सकते हैं। ये जनरली वलेत भुजा है और इसको हम एक सिरे से दूसरे सिरे पर इजीली से जहाँ पर लेंस लगा है वस्तु को या ऑब्जेक्ट को देखने के लिए इसका प्रयोग कर लेते हैं, जिसमें लेंस रहता है। अब नेक्स्ट है उत्तल लेंस, जो इसका कॉन्वेक्स लेंस है। इसकी जो भुजा रहती है फोल्डिंग आर्म, इसमें फिक्स रहता है, जिससे हम आँख रखकर यानी आँख की सहायता से इस स्लाइड में जो भी ऑब्जेक्ट है हम उसको देख लेते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी जो प्रयोग की विधि है। तो जो सिंपल माइक्रोस्कोप का प्रयोग करते समय हम अपनी आँख को
लेंस के ऊपर रखते हैं, यहाँ पर हम आँख रखेंगे और जिस वस्तु को देखना है उसके ठीक नीचे स्टेज पर जो क्लिप है उसकी सहायता से हम स्लाइड को रख लेते हैं और हम अपने जो भी ऑब्जेक्ट है उसको इच्छा अनुसार जो एडजस्टिंग स्क्रू है या एडजस्टमेंट स्क्रू है इसको घुमाते हैं और फोकस कर लेते हैं, और जिसमें आप इजीली से किसी भी डायग्राम को अच्छे से या किसी भी ऑब्जेक्ट को अच्छे से देख सकते हैं, जिसकी सहायता से आप अपनी पुस्तक में ये डायग्राम आप बना सकते हैं। तो बच्चों अब हम बात करते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप की। ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप है जिसका मतलब होता है यहाँ पर 2 या 2 से अधिक लेंस प्रयुक्त होते हैं। तो सबसे पहले हम कंपाउंड लेंस का जो प्रिंसिपल है उसको हम देख लेते हैं। कंपाउंड इसमें प्रिंसिपल में हम सबसे पहले देखेंगे यानी माइक्रोस्कोप में 2 या 2 से अधिक लेंस होते हैं। सबसे पहले जो लेंस वस्तु के पास होता है, यानी यहाँ पर हम वस्तु रखेंगे यानी स्लाइड के साथ, तो जो वस्तु के पास होता है उसको हम जनरली ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं। यानी जो ये लेंस होगा यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव, आप देख सकते हैं ये जो लेंस है यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव लेंस है। तथा जो आँख के पास का लेंस होता है जहाँ से हम यहाँ से देखते हैं इसको हम आई पीस कहते हैं। इसे हम जनरली ओकुलर लेंस भी कहते हैं। इसके ऊपर जो लेंस रहता है 5x या 10x का होता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें 10x रखा हुआ है। अगर 5x है इसका मतलब 5 गुना और 10x है इसका मतलब 10 गुना इसको बड़ा करने की क्षमता रखता है। ओकुलर लेंस की तरह ही यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव लेंस है यहाँ पर आप ये देख सकते हैं ये ऑब्जेक्टिव लेंस है। इसी की भी जो अभिदर्शक लेंस की है इसी पर भी 5x 10x लिखा होता है, जिसमें 5, 10 और 25 लिखा हुआ होता है। लेंस के जो यहाँ पर आप देख रहे हैं दोनों लेंस के बीच में एक नली होती है और इसकी एक निश्चित दूरी होती है ताकि लेंस से जो बनने वाला प्रतिबिंब है पुनः लेंस से आवर्धित हो सके। इस प्रकार जो प्रतिबिंब हम नेत्रक लेंस यानी आईपीस में हम देखते हैं उस वस्तु को 2 बार आवर्धित आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। यदि नलिका में 10x अभिदर्शक लेंस वाला लेंस के साथ लगा हो तो हमें 10 × 10 यानी 100 गुना, यानी यहाँ पर आप देखेंगे ये 10x है, इसको हम आईपीस बोलते हैं, और यहाँ पर 10x का यदि ऑब्जेक्ट लेंस लगा है तो 10 × 10 यानी यहाँ पर 100 गुना हम किसी प्रतिबिंब को देख पाते हैं। आइए हम समझते हैं इनके जो भाग हैं, यानी स्ट्रक्चरल ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं, संरचनात्मक अवलोकन की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके आईपीस या इसको नेत्रक बोलते हैं या इसको ओकुलर लेंस बोलते हैं। यह अंतःसर्पी नलिका के ऊपर ऊपरी सिरे पर लगा होता है। ये आप देख रहे हैं एक ट्यूब लाइक यहाँ पर नली है जिसमें ये लेंस फिट रहता है। इसको हम निकाल सकते हैं और वस्तु का अध्ययन करने की। अब हम बात करते हैं बॉडी ट्यूब की। भुजा के ऊपरी सिरे पर जो है यहाँ पर ये देख रहे हैं ये बॉडी ट्यूब है ना। इसमें 2 पॉइंट लगे हुए हैं ये भी ऊपर नीचे खिसक सकती है, जिसमें 2 से 3 यहाँ पर ऑब्जेक्टिव लेंस लगे हुए रहते हैं इसके निचले साइड पर, और हम इसको इच्छा अनुसार खिसका सकते हैं। अब हम बात करते हैं नोज पीस की। ये आप देख रहे होंगे ये जो गोल प्लेट नुमा जो संरचना है जिसमें बॉडी ट्यूब फिट रहती है, आप ये देख रहे होंगे ये जो बॉडी ट्यूब है ये फिट है। ये आप देख रहे हैं ये पूरी बॉडी ट्यूब फिट है इस नोज पीस में, और जिसमें 2 से 3 ऑब्जेक्टिव लेंस लगे होते हैं। आप देख रहे होंगे 1, 2, और जिनकी जो लेंस की जो पावर रहती है हाई पावर रहती है, लो पावर रहती है, इसको हम इसको घुमा सकते हैं। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस की। बॉडी ट्यूब के जो निचले सिरे पर नोज पीस लगे होते हैं इसमें कॉनकेव लेंस या फिर हम इसको अवतल लेंस, इनमें संख्या 2 से 3 हो सकती है। जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं 2 लेंस यहाँ पर लगे हुए हैं, एक यहाँ पर खाली है, यहाँ पर भी कभी कभी 3 या 4 भी लगे हो सकते हैं। हाई पावर के जो अभिदर्शक लेंस से अधिक एवं लो पावर के अभिदर्शक लेंस से कम आवर्धन होता है। यहाँ पर हम देखेंगे नेक्स्ट इसके स्टेज की बात करते हैं। जो यहाँ पर ये स्टेज है ये जनरली जो भुजा होती है इसके पास से ये जुड़ी हुई होती है जहाँ पर हम स्लाइड को फिक्स करते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये स्लाइड को क्लिप के द्वारा फिक्स किया जा रहा है, और इसके मध्य में एक छिद्र भी होता है जहाँ पर स्लाइड को रखकर यहाँ पर इसका ऑब्जर्वेशन करते हैं। आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, 1 मिनट, आप ये देख सकते हैं।
अब हम बात करते हैं क्लिप की। जो हम देख रहे हैं स्टेज के दोनों कोनों पर एक एक क्लिप लगी रहती है जो स्लाइड को दबाए रखती है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कंडेंसर की। तो जब कंडेंसर की बात कर रहे हैं तो आपको मैं बता दूं, यहाँ पर ये जो छिद्रित जो मंच होता है, यहाँ से आपने देखा, इसके जस्ट नीचे ये लगा हुआ है, इसको हम कंडेंसर बोलते हैं। इसी से जो लाइट है इसको फोकस करते हैं। अब हम बात करते हैं आइरिस या डायफ्राम की। तो यहाँ पर ये जो लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, ये आइरिस या डायफ्राम है। इसी के द्वारा जो लाइट है, इसी के द्वारा हम इसको समायोजित कर लेते हैं। यहाँ पर ये देखते हैं। अब हम बात करने वाले हैं मिरर की। आधार पर एक गोल यहाँ पर कॉनकेव तथा सिंपल मिरर लगा हुआ होता है, जहाँ से ये लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होके ऑब्जेक्ट के पास तक जाती है। अब हम बात करते हैं 1 मिनट। अब हम बात करने वाले हैं स्थूल समंजन या कर्स एडजस्टमेंट। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो बॉडी ट्यूब है, इसके जस्ट पास में एक बड़ा ये पेच लगा हुआ है, जो क्या करता है बॉडी ट्यूब को ऊपर नीचे करने में हेल्प करता है। अब हम देखते हैं ये फाइन एडजस्टमेंट लगा हुआ है। ये क्या करता है, जो भी यहाँ से हमने किसी ऑब्जेक्ट को फिक्स किया है, और तो ये बॉडी ट्यूब को थोड़ा सा हल्का ऊपर नीचे खिसकाने में मदद करता है। अब हम बात करते हैं बेस की। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं ये जो बेस है, घोड़े के नाल के आकार का यहाँ पर बेस है। आप ये देख रहे हैं, ये घोड़े के नाल का आकार है। ये बहुत मजबूत होता है, जो पूरे माइक्रोस्कोप को सहारा देता है। अब हम बात कर रहे हैं इसके आर्म की। 1 मिनट। ये आप देख रहे हैं सी के आकार की ये आर्म है ना, जो अंग्रेजी के सी के आकार का रहता है। ये पूरे बेस को और बॉडी ट्यूब को जोड़े रखता है और माइक्रोस्कोप को उठाने में ये हेल्प करता है। अब हम बात करते हैं नमन जोड़ या इंक्लिनेशन जॉइंट। इसके द्वारा जो आधार से यहाँ पर आप देख रहे होंगे, जिसके द्वारा माइक्रोस्कोप को हम झुका सकते हैं और इसको फिक्स कर सकते हैं, ये नमन जोड़ या जिसको इंक्लिनेशन जॉइंट बोलते हैं। अब हम माइक्रोस्कोप का जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का प्रयोग देख लेते हैं। जनरली क्या करना होता है इसका। माइक्रोस्कोप के बॉक्स से निकालकर प्रयोगशाला की मेज़ पर बहुत सावधानी पूर्वक हमें सबसे पहले इस माइक्रोस्कोप को रखना चाहिए। माइक्रोस्कोप के सभी भागों को साफ एवं शुष्क कपड़े से भली भांति पोंछ लेना चाहिए। माइक्रोस्कोप की जो भुजा है और स्टेज सामने एक साथ रखनी चाहिए। स्टेज पर कभी भी गीली स्लाइड नहीं लगानी चाहिए। सूक्ष्मदर्शी को यदि हम मेज़ के किनारे से लगभग 2 इंच दूर रखना चाहिए, जैसे हम यहाँ पर रख रहे हैं। अब हम माइक्रोस्कोप को फोकस करने की विधि देखें तो सबसे पहले स्लाइड को मंच के छिद्र पर रखना चाहिए। आप यहाँ पर आप स्लाइड रखेंगे और दर्पण को, जो यहाँ पर दर्पण लगा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस दर्पण को ऐसे घुमाएं ताकि ये स्लाइड को अधिक से अधिक लाइट मिल सके या प्रकाश मिल सके। अब हम क्या करेंगे कि आई पीस के द्वारा इस स्लाइड को ऑब्जर्व करेंगे, और जब हम स्लाइड देखते हैं तो फिर हम इस कर्स एडजस्टमेंट की सहायता से स्लाइड को हम फोकस करते हैं, और फिर हम बहुत फाइन फोकस करने के लिए इस फाइन एडजस्टमेंट का उपयोग करते हैं। इस तरीके से यहाँ पर ऑब्जेक्ट फोकस हो जाता है। थैंक यू।